दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिस्टर ट्रंप की किताब में जिसमें वेनेजुएला, क्यूबा और रिसेंटली ईरान का नाम था, उसमें अब इराक का भी नाम ऐड होने वाला है। इराक, ये सुन के डेफिनेटली झटका लगा होगा आपको, क्योंकि इराक में 2003 के बाद से यूएस की बनाई कठपुतली सरकार है जिसे सीआईए ने एस्टैब्लिश किया था। तो अब सवाल यह है कि यूएसए इराक पर हमला क्यों करेगा। चलो मान लिया कि ट्रंप के अंडर यूएसए और भी ज्यादा गुंडागर्दी पे उतर चुका है, लेकिन अपनी ही बनाई हुई सरकार पर हमला, इसको जानने के लिए चलिए पूरी कहानी इन डेप्थ समझते हैं ऑन मैक्रो कैफे। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पिछले महीने इराक के टॉप सिक्योरिटी बॉडी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई इराक कैपिटल बगदाद में। और इस मीटिंग का एजेंडा काफी क्लियर था कि पैरामिलिट्रीज को परमिशन देना कि अमेरिकन ट्रूप्स पर सब अवेलेबल मीन से हमला किया जाए। हां, सही सुना आपने, वही गवर्नमेंट जिसे वॉशिंगटन ने 2003 में बनाया, रिबिल्ड किया और 2 डेकेड से सपोर्ट किया, उसने बेसिकली कह दिया कि हां भाई, अमेरिकन को मारो, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, इस टाइम पर इराक एक काफी टाइट सिचुएशन पे चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से वो यूएस से पैसा और वेपन्स लेता है और दूसरी तरफ से ईरान से इलेक्ट्रिसिटी और काफी एसेंशियल चीजें इंपोर्ट करता है। और ये बैलेंसिंग एक्ट तब तक काम करता गया जब तक यूएस और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे। अब 50 दिन हो गए यूएस ईरान वॉर को और इराक बीच में फंसा है लाइक अ सैंडविच। इस टाइट पोजीशन पे चलते हुए 24 मार्च को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इराक का पीएम भी था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी था, इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर भी था और साथ ही पैरामिलिट्री ग्रुप्स के सीनियर लोग भी। 24 मार्च की सुबह ही यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक ने इराक के अनबार प्रोविंस में मिलिट्री बेस पर अटैक किया, जिसमें क्लिनिक पर भी हमला हुआ और 15 फाइटर्स मारे गए। तो इराक के टॉप कमांड्स में अब सवाल उठा कि अब क्या करा जाए। रिस्ट्रेंट, डायलॉग नहीं। काउंसिल ने फॉर्मली परमिशन दी कि फ्यूचर अमेरिकन स्ट्राइक का जवाब ऑल अवेलेबल मीन से दिया जाए और फायरिंग अथॉरिटी सीधा इंडिविजुअल यूनिट कमांडर्स को दे दी, जहां सेंट्रल कमांड से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, जिससे स्पीड ऑफ रिटेलिएशन और तेज हो। इधर एक सेकंड के लिए सोचो, वॉशिंगटन ने जो गवर्नमेंट बनाई उसने ही बेसिकली अमेरिकन सोल्जर को टारगेट करने की छूट दे दी, जिसकी वजह से तुम पावर में हो, भला तुम उनको ही टारगेट क्यों करोगे। इराक के पीएम के क्लोज सोर्स ने अल हुर्रा नेटवर्क, जो एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है जो अरेबिक में न्यूज देता है पर इसको फंड यूएस करता है, उसको बताया कि अटैक का डिसीजन पैरामिलिट्रीज के प्रेशर में लिया गया। दोस्तों, पैरामिलिट्री ग्रुप ऑफिशियली इराक स्टेट के अंडर आते हैं, जिन्हें स्टेट का बजट मिलता है और इनके टॉप कमांडर्स डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करते हैं। ये तो हुआ जो हमें दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स ईरान के सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे आईआरजीसी कहते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं, क्योंकि आईआरजीसी इन पैरामिलिट्री ग्रुप्स को ट्रेन करता है, फंड करता है और कभी कभी डायरेक्टली कमांड भी करता है। ईरान का कंट्रोल इतना ज्यादा है इराक की पैरामिलिट्री फोर्स पर कि इराक के फॉरेन मिनिस्टर फाउद हुसैन ने कर्डिश टीवी इंटरव्यू में सीधा बोला कि मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल की बात आई तो मैं नहीं जानता मिलिट्री पावर किसके हाथ में है। दोस्तों, आईआरजीसी के इतने जबरदस्त कंट्रोल को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा 2014 के समर्स में, जहां 21st सेंचुरी की सबसे ड्रामेटिक मिलिट्री कोलैप्स होती है। तो सबसे पहले समझते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांत क्या था। ये एक एक्सट्रीमिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप था जिसका गोल काफी सिंपल था कि इराक और सीरिया को जोड़कर एक इस्लामिक कैलिफेट बनाया जाए, और ये लोग सिर्फ आइडियोलॉजी से नहीं बल्कि ब्रूटैलिटी से रूल करते थे। अब इधर पूरा सीन शिफ्ट होता है सीरिया में। दोस्तों, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा था 2011 से, गवर्नमेंट वीक थी और इसी केओस में आइसिस ने अपना बेस बनाया सीरिया में। ट्रेनिंग कैंप्स, फंडिंग और फाइटर सब रेडी करे और सीरिया को अपना लॉन्च पैड बना दिया। अब जिहादीज की नजर गई इराक पे। इराक ऑलरेडी डिवाइडेड था, जहां शिया गवर्नमेंट पावर में थी और इसकी वजह से सुन्नी एरियाज खुद को इग्नोर्ड फील कर रहे थे, और यह फ्रस्ट्रेशन आइसिस के लिए बनी एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट इनटू इराक। जनवरी 2014 में बागदाद के पास एक इंपॉर्टेंट सिटी फालूजा पे कब्जा किया आइसिस ने। फिर धीरे धीरे अनबार प्रोविंस के और एरियाज आइसिस के कंट्रोल में आने लगे, इंक्लूडिंग रमादी। और फिर आया जून 2014, जिसमें मोसुल, इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर, आइसिस के पास गया, और सिर्फ इराकी फोर्सेस की इधर हार नहीं हुई बल्कि पूरे फोर्स का कोलैप्स हुआ।
ऑफिशियल नंबर्स ये कहते हैं कि 60,000 इराकी सोल्जर्स और फेडरल पुलिस मोजुल को डिफेंड कर रहे थे और आईसिस फाइटर्स कुछ ही हजार में थे। बैटल शुरू हुई और सिर्फ 4 दिनों में खत्म हो गई। लेकिन इधर आईसिस की जीत से ज्यादा जरूरी है इराकी फोर्सेस का कोलैप्स होना। इराकी आर्मी अपनी पोजीशन छोड़ के भागे और यूएस के दिए एब्राम टैंक्स, हमवी व्हीकल्स और वेपन सब उधर ही छोड़ दिए और एक मॉडर्न आर्मी लिटरली डिसॉल्व हो गई और आईसिस वो बागदाद के गेट तक पहुंच गए। और इस हार का ब्लेम गया उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मलिकी पर, क्योंकि उसने 2014 से पहले अपनी आर्मी को राजनीतिक रंग से ढाल दिया था और जहां कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को हटा दिया था और उसकी जगह अपने लॉयल ऑफिसर्स बिठा दिए थे। और इसके ऊपर नूरी की पॉलिसीज ओपनली सेक्टेरियन थी, जिसकी वजह से सुन्नी प्रोविंसेस बहुत ज्यादा इग्नोर्ड एंड सिक्लूडेड फील करने लगे। और इसकी ही वजह से 2014 की लड़ाई में जहां इराकी आर्मी को लोकल सपोर्ट मिलना चाहिए था, उधर उनको रेजिस्टेंस मिली और आईसिस को लोकल सपोर्ट मिला। इधर इराक कोलैप्स के एज पर था और इधर एंट्री करता है ईरान। जहां यूएसए भी हाथ डालने से पहले 100 बार सोच रहा था, उधर ईरान ने डिले नहीं किया। कासिम सुलेमानी, जो आईआरजीसी का टॉप कमांडर था, कुछ ही दिन में इराक पहुंचा एडवाइजर्स, वेपन्स और स्ट्रैटेजी के साथ। लेकिन सिर्फ ईरान काफी नहीं था, क्योंकि इराक को मैन पावर भी चाहिए था। इसीलिए ईरान के सबसे बड़े शिया क्लेरिक यानी स्कॉलर अली अल सिस्तानी ने एक फातवा जारी किया, जिसमें लिखा था कि हर एबल्ड बॉडी आदमी राइफल उठाए और देश को बचाए। हजारों लोग सड़कों पर आए और ये इराक के मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन बना। और इस मोबिलाइजेशन से जो फोर्स बनी, उसको नाम दिया गया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी पीएमएफ। पेपर पे ये एक इमरजेंसी डिफेंस फोर्स थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग थी। इस फोर्स में शामिल हुए ईरान बैक्ड मिलिशियाज जो पहले से ईरान के लिए लड़ रहे थे, जैसे कतायब हिजबुल्लाह, जो एक मिलिटेंट ग्रुप है बेस्ड इन इराक बट स्ट्रांगली लिंक्ड टू ईरान। अब देखो इक्वेशन इधर काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस पीएमएफ की सैलरी जा रही थी इराकी गवर्नमेंट से, ऑर्डर्स ये लेते थे इनडायरेक्टली ईरान से और गाइडेंस लेते थे ईरान के आईआरजीसी से। और इसकी वजह से इराक का डिफेंस स्ट्रक्चर के अंदर ईरान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आ गया। और इधर एक ट्विस्ट भी है कि पीएमएफ काफी कामयाब भी रहे इराक के लिए। जब इराकी आर्मी कोलैप्स हो चुकी थी, तब पीएमएफ ने ग्राउंड पर लड़ाई करी। टिक्रित, फालूजा जैसे शहरों में हाउस टू हाउस कॉम्बैट करके आईसिस को बाहर धकेला और 2017 तक आईसिस को इराक से डिफीट कर दिया गया। और इन सब में पीएमएफ हीरोज बन चुके थे, खास तौर में शिया कम्युनिटी में। लेकिन इसके साथ साथ एक परमानेंट शिफ्ट हो चुका था, जहां आईसिस ने इराक को तोड़ दिया था और उस खाली जगह को फिल किया ईरान ने पीएमएफ के थ्रू। दोस्तों, अब बागदाद पीएमएफ को डिस्बैंड नहीं कर सकता था, इसलिए वही पुराना सोल्यूशन चुना। एब्जॉर्ब करो, इनको पैसे दो और होप करो कि ज्यादा ट्रबल ना हो। 2016 में पार्लियामेंट ने पीएमएफ को ऑफिशियली इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज में फोल्ड किया, सैलरी दी, लीगल कवर दिया और फेडरल बजट का $3.5 बिलियन एनुअली गारंटीड शेयर भी मिला। और जो नहीं मिला वो था एक एक्चुअल चेन ऑफ कमांड जो बागदाद से चलता हो। और अब जब फरवरी 28, 2026 को अमेरिकन और इजरायली बॉम्ब्स ईरान पर गिरे, तब इराक के लिए सब कुछ एकदम से ऑकवर्ड हो गया। इराक के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स एक दूसरे को मार रहे हैं इराकी टेरिटरी के थ्रू। और दोनों पार्टनर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इराक के लिए। जैसे ईरान के साथ 1500 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है इराक, $12 बिलियन का ट्रेड है दोनों के बीच और 1/3 इलेक्ट्रिसिटी इराक की ईरान से आती है। और उधर ही यूएसए 2014 से $15 बिलियन से ज्यादा का सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहा है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इराक का 90% रेवेन्यू ऑयल से आता है, जो डॉलर में आता है, और इस डॉलर का रूट है फेडरल रिजर्व ऑफ न्यूयॉर्क से। तो लिटरली यूएसए के पास है इराक की पूरी इकोनॉमी का किल स्विच। तो दोनों में से किसी को भी खो नहीं सकता बागदाद। और दोनों एक दूसरे के फोर्सेस को इराकी सॉइल पर मार रहे हैं। और मार्च से ईरान अलाइंड पीएमएफ फैक्शंस एक कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चला रहे हैं अमेरिकन और इराकी गवर्नमेंट टारगेट्स पर। हरीर एयरबेस पर ड्रोन्स जहां यूएस ट्रूप्स हैं, अरबिल में यूएस कॉन्सुलेट पर रॉकेट अटैक और बागदाद के पास कैम्प विक्ट्री पर स्ट्राइक। अमेरिकन और इजरायली फायर ने रफली 80 पीएमएफ फाइटर्स को मार दिया, 250 से ज्यादा घायल कर दिए और इराकी आर्मी, पुलिस और सिविलियंस भी मारे गए इस क्रॉस फायर में। 7 अप्रैल को वॉशिंगटन और ईरान ने 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस किया और ईरान अलाइंड पीएमएफ फैक्शंस ने एक दिन के बाद अपने हमले पर रोक लगा दी। और पॉलिटिकल फ्रंट पर देखें इराक को, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन नवंबर में हुए, लेकिन कंट्री अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाई। और सबसे बड़ा ब्लॉक किसे पीएम बनाना चाहता है? नूरी अल मलिकी को। हाँ,
वही अल मलिकी जिसके टेन्योर में आईसिस राइज हुआ और इराकी आर्मी कोलैप्स हो गई। करंट पीएम सदानी केयरटेकर की हैसियत में है। दूसरा टर्म इसे मिल सकता है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और वाइबल ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई इंडोर्समेंट नहीं है। कर्ड्स फोर्स कमांडर इस्माइल कानी वॉर शुरू होने के बाद पहली बार दिखे, ईरान में नहीं बल्कि बागदाद में। प्रो ईरान मिलिशियाज और पॉलिटिकल लीडर से मीटिंग कर रहे थे। एक्सपर्ट इसके लिए क्या कह रहे हैं? वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के डेविड शेंकर ये कहते हैं, अगर बागदाद जल्द एक्ट नहीं करता तो इराक भी फेल्ड स्टेट बन जाएगा। तो कहां खड़े हैं हम आज? 2014 वाली सिचुएशन रिपीट नहीं होगी क्योंकि पीएमएफ इसका ख्याल रखेगा, पर असली कंसर्न यह है कि जब ये वॉर खत्म होगा और बागदाद को यूएस और ईरान के बीच में चूज करना पड़ेगा, तो शायद डिस्कवर होगा कि चॉइस पहले से हो चुकी है, कि शादी की घंटियां पहले से बज रही हैं तेहरान में और पूरी सेरेमनी उन मिलिशियाज ने प्लान की है जो बागदाद के पेरोल पे चलते आ रहे थे इतने सालों से। इराक की गवर्नमेंट पुराने फैशन में कोलैप्स नहीं करेगी, पर अपने सबसे इफेक्टिव फाइटर्स पर कंट्रोल लूज कर देगी। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताना कि क्या इराक का नंबर अगला है और क्या इराक भी एक कंप्लीट फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। मैं हूं आपका दोस्त और इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, जय हिंद।